हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। तो हम लोअर पीसीएस मेंस के लिए जो नक्सलिज्म वाला पोर्शन चल रहा था, जिसमें नक्सलिज्म, रीजनल एक्सट्रीमिज्म यानी कि क्षेत्रीय उग्रवाद जो हम पढ़ रहे थे, उसकी पहली वीडियो आ गई थी। उस पहली वीडियो में हमने ये देख लिया था कि वो नक्सल होते क्या हैं, कहाँ से नक्सलिज्म की उत्पत्ति हुई, कहाँ से शुरू हुआ नक्सलवादी रीजन से वेस्ट बंगाल के, और किस किस तरह से क्या क्या कारण हैं उसके, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसमें वो फैल रखा है। कई सारी चीज़ें देखी थी। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका पहला पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आपको नक्सलिज्म क्या है या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, उसकी जो बैकग्राउंड है वो आपको समझ में आएगा। उसके आगे अब हम कारण पढ़ रहे हैं कि कारण क्या है इनके। तो अभी तक हम इकोनॉमिक फैक्टर पढ़ चुके हैं कि आर्थिक कारण किस वजह से वे जो नक्सलिज्म बढ़ रहा है वो हम पढ़ चुके हैं। और आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से, यानी कि जो वातावरण संबंधी मांग है ना, उनसे हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि लेट्स क्रैक इट का फ्री टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं उसी में दे पाता हूँ, चाहे वो लोअर पीसीएस मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं वहाँ पे आपको, है ना, चाहे आपको जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ वहाँ पे, और फ्री पिक्स देनी है या कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है, वो सभी मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ। यहाँ पे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब लेट्स क्रैक इट का, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और फ्री टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना। इनको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। लेकिन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब है कि जो वहाँ का वातावरण है अगर वो ख़राब होता है तो वहाँ पे रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं या वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है ना। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड, यानी ज़मीन खराब हो गई, पानी खराब हो गया, रिसोर्सेज ड्यू टू माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। तो जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से जो ज़मीन पानी वहाँ पे ख़राब होता है, उसके वजह से वहाँ पे जो रहने वाले नेटिव लोग हैं उनको बहुत दिक्कत आती है। लेकिन ये जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं या जो भी माइनिंग कंपनीज़ हैं उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनको तो वहाँ रहना नहीं है। उनको तो वहाँ पे सिर्फ खुदाई करनी है, वहाँ से जो ओर है, जो भी मिनरल्स निकालने हैं वो निकाल लें, और फिर भी वहाँ से उस एरिया को अबेंडन करके छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जो ट्राइबल लोग थे, जिन लोगों ने उस ज़मीन पे जो शुरू से रहे हैं, उन लोगों के लिए वो ज़मीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करती थी। लेकिन उनके लिए तो, और उनका जो इन्वायरमेंट है उस जगह का, वो सारा ख़राब हो गया माइनिंग की वजह से। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन, फ्रीडम, सैनिटेशन, फूड। अब देखिए वो एरिया डेवलप ही नहीं हो पाए। जो ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पर भी माइनिंग वगैरह होती है, वो एरिया डेवलप ही नहीं हो पाए। वहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है उन लोगों के पास, सैनिटेशन की कमी है, फूड की कमी है। ऑल्दो इन पे काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं अभी हाल फिलहाल, लेकिन ये जो नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है हम पढ़ रहे हैं 1970s से चल रही है, 1960s में शुरू हो गई थी। और डेवलपमेंट जो शुरू हुआ है वो पिछले 5-7 साल में ही इन एरियाज़ पे काफ़ी फोकस होना शुरू हुआ है। जैसे कि चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, उसके तहत कई जगहों पे टॉयलेट्स बनाई गई, सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ की गई, सर्व शिक्षा अभियान हो, उसके तहत स्कूल्स खुले हैं। लेकिन ये है कि अगर स्कूल खुल गए हैं तो क्या वहाँ पे टीचर्स हैं? बात ये है, क्या वहाँ पे पढ़ाई के लिए जो टीचर्स हैं, क्या टीचर्स का एजुकेशन लेवल इतना अच्छा है जो वहाँ पे टीचर्स बने हुए हैं? तो ये सब बात की चीज़ें हैं, ये सब भी मुद्दे हैं जो इस चीज़ पे भी उठते हैं कि क्या बेसिक फैसिलिटी वहाँ पे लोगों के पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी तो लोग जो हैं वो कम भ्रमित होंगे और कम इन एक्टिविटीज़ की तरफ जाएंगे। देखिए कौन चाहता है कि वो ऐसे लड़ाई वड़ाई करके पैसा कमाए? वो चाहते हैं कि सब पीसफुली रहें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, किसकी वजह से? जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कमी रही, जो सरकार की तरफ से कुछ कमी रही और वो बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाए। द सोशली बैकवर्ड ट्राइबल्स फॉर्म द मेजर सपोर्ट बेस फॉर नक्सलाइट। जो सोशली बैकवर्ड लोग होते थे, जो सोशली बैकवर्ड थे ट्राइबल्स, वो मेजर सपोर्ट बनाते हैं नक्सलाइट्स का, बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी, इलिटरेसी और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि वे असमानता से शिकार हैं। इलिटरेसी यानी वो पढ़े लिखे नहीं हैं, और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और उनके पास रोजगार की भी कमी है। इस वजह से वे लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बना देते हैं और नक्सलाइट्स के ईजिली इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और उसमें वे रिक्रूट हो जाते हैं। और उनको लगता है कि यहीं से पैसा कमा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये देश के लिए, देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। नेक्स्ट आता है रीजंस फॉर द रिवर्सल्स फेस्ड बाय सीआरपीएफ इन फाइट अगेंस्ट नक्सल्स। यानी कि सीआरपीएफ को क्या दिक्कत आ रही है, सीआरपीएफ के क्यों इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती हैं, या सीआरपीएफ के साथ जब भी मुठभेड़ होती है, एम्बुश होता है, तो इतनी ज़्यादा क्यों सीआरपीएफ का नुकसान होता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। एक तो है लैक ऑफ अ कॉमन प्लान अक्रॉस द स्टेट्स।
देखिए कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो इस रेड कॉरिडोर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। सभी स्टेट्स, क्योंकि पुलिसिंग एक स्टेट कॉन्सेप्ट है, एक स्टेट इशू है, लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट इशू है, तो हर स्टेट की अपनी अलग रणनीति होती है। लेकिन नक्सलाइट्स की सबकी रणनीति एक है और उसको टैकल करने वाले लोगों की रणनीति सबकी अलग अलग है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो एक तो है लैक ऑफ अ कॉमन प्लान अक्रॉस द स्टेट्स। पहली बात तो सभी स्टेट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, जो हाल फिलहाल के टाइम में किया भी है कुछ स्टेट्स ने, जबकि ये इतना फ्रूटफुल नहीं हो पाया है। लेकिन सभी स्टेट्स को एक कॉमन प्लान करना पड़ेगा जिससे कि वो इस प्रॉब्लम से उभर सके। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल पुलिस, स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल फोर्सेस। स्टेट्स में तो समन्वय है ही नहीं, साथ ही साथ जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी पैरामिलिट्री में, सेंट्रल गवर्नमेंट की पैरामिलिट्री में और स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस में भी कोऑर्डिनेशन की कमी है, यानी कि राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों के बीच में समन्वय का अभाव है। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग जो है इनएडिक्वेट है, यानी कि पर्याप्त नहीं है। कॉम्बैट कैपेबिलिटी ऑफ फोर्सेज इन माओइज्म अफेक्टेड एरियाज। तो जो इनएडिक्वेट ट्रेनिंग और कॉम्बैट कैपेबिलिटी है फोर्सेस की, वो माओइज्म अफेक्टेड एरियाज में क्या है, इनएडिक्वेट है, यानी कि अपर्याप्त है। उन लोगों को और ज़्यादा सशक्त होने की ज़रूरत पड़ेगी अगर उनको माओइज्म या नक्सलिज्म अफेक्टेड एरियाज में जाना है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग बिटवीन स्टेट्स एंड रीजन्स। कि जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंटेलिजेंस है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है और जो भी स्टेट की आंतरिक सुरक्षा है यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी है, उसके रिगार्डिंग जो भी इंटेलिजेंस करने का काम है, यानी कि खुफिया तंत्र के तरीके से काम बताने का काम है कि भाई कहाँ पे अटैक हो सकता है या कहाँ पे क्या गतिविधि चल रही है, वो आईबी के पास ड्यूटी है। तो उसकी भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंटेलिजेंस की भी कमी रहती है स्टेट्स में और रीजन्स में, उनको इन्फॉर्मेशन प्रायर नहीं मिल पाती, जिसके वजह से वहाँ पे अटैक हो जाते हैं। नक्सलाइट्स आर वेल वर्स्ड विद टेरेन। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नक्सलाइट्स जो हैं, पिछली वीडियो में बताया था मैंने ये वाली चीज़, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको बेस बन पाएगा। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में सब आ जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा अधूरा रहेगा, इसलिए पहली वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। तो नक्सलाइट्स आर वेल वर्स्ड विद टेरेन ना, वो टेरेन्स, क्योंकि नक्सलाइट्स प्रॉपर वहाँ रह रहे हैं तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा सीखे हुए हैं कि उस टेरेन को किस तरह से पार करना है या उस टेरेन में किस तरह से चलना है, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे पहाड़ है, पेड़ कहाँ पे हैं छुपने के लिए, जो भी चीज़ें हैं उनको सब अच्छे से पता है। विच गिव्स देम अ सब्सटेंशियल अपर हैंड इन आर्म्ड स्ट्रगल। तो जब भी आर्म्ड स्ट्रगल होता है तो उन लोगों को काफ़ी अच्छे से उस एरिया की नॉलेज होने की वजह से काफ़ी अच्छे से पता चल जाता है कि किस तरह से छुपना है या कहाँ पे क्या करना है। लेकिन जो पुलिस फोर्सेस हैं या सीएपीएफ की पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, उनको वो चीज़ें इतने अच्छे से नहीं पता। नेक्स्ट आता है कि गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रही है इन सबसे उभरने के लिए। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने चलाया एक ऑपरेशन ग्रीन हंट। तो ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया 2010 में। तो 2010 में ग्रीन हंट चला एंड मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस वाज डन इन द नक्सल अफेक्टेड एरियाज। तो बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस का उन सभी ज़िलों में जहाँ पे या उन सभी एरियाज़ में जहाँ पे जो भी एरिया नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ थे। 223 डिस्ट्रिक्ट दैट वर अफेक्टेड ड्यू टू नक्सलिज्म इन द ईयर 2010, द नंबर हैज़ कम डाउन टू 99 ईयर्स। यानी 2019-2020 की अगर मैं बात करूँ तो पहले 2023 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे, 223 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे पूरी इंडिया में जो नक्सलिज्म से अफेक्टेड थे वे बैक इन 2010। लेकिन 2019-2020 तक आते आते ये डिस्ट्रिक्ट कम होकर 90 डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं, यानी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को डिक्लेयर कर दिया गया है कि वहाँ पे नक्सलिज्म या माओइज्म अफेक्टेड एरियाज़ नहीं है, वहाँ पे ये एरियाज़ अब नहीं है। तो एक तो ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया। नेक्स्ट एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम चलाया गया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वो डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम बनाया गया जो कि बहुत ही बैकवर्ड थी। ये योजना के बारे में मैं जो सेपरेट योजना वाली जो गवर्नमेंट स्कीम्स वाली मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, एक सीरीज़ चल रही है, तो उसमें मैं इसके लिए भी इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर लोअर पीसीएस मेंस देखेंगे उसमें कई सारी योजनाओं पे उन्होंने शॉर्ट नोट्स 25-25 वर्ड्स में और 100-100 वर्ड्स के क्वेश्चन जो हैं उन्होंने पूछ रखे हैं, तो उनको सीखना, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फिर कह रहा है कि गवर्नमेंट की जो अप्रोच है इज़ टू डील विद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन अ हॉलिस्टिक मैनर। तो गवर्नमेंट की अप्रोच कैसी है कि हॉलिस्टिक मैनर में, यानी कि समग्र तरीके से, हर तरीके से उसको अप्रोच किया जाए इन द एरियाज़ ऑफ सिक्योरिटी, चाहे वो सिक्योरिटी का एरिया हो, डेवलपमेंट का एरिया हो, इंश्योरिंग राइट्स हों कि लोगों को जो हक हैं, वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उनको हक मिले, एंटाइटलमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी,
इम्प्रूवमेंट इन गवर्नेंस, यानी कि जो वहाँ पे सुशासन है उसमें यानी शासन जो है वो सुशासन हो, और पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट। पब्लिक का परसेप्शन क्या है, यानी कि देखिए जो लोग सोचेंगे, जो लोग परसेप्ट करेंगे वही अपने अंदर से वो भाव लेके आएंगे, अपने फीलिंग्स लेके आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रति। तो वो चाह रहे हैं कि पब्लिक परसेप्शन कैसा होना चाहिए, पब्लिक परसेप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रति होना चाहिए, यानी कि उनके फेवर में होना चाहिए, ना कि उनके अगेंस्ट में। तो ये भी गवर्नमेंट इस चीज़ पे भी ध्यान दे रही है कि लोगों का परसेप्शन किस तरह से आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, या गवर्नमेंट ऑफ जो भी स्टेट की हम बात कर रहे हैं, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उन स्टेट्स के फेवर में होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो इस चीज़ पे भी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। नेक्स्ट आता है कि पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर बीइंग स्टेट सब्जेक्ट्स, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, चाहे वो पुलिस हो, चाहे पब्लिक ऑर्डर हो, या लॉ हो, वो सब स्टेट सब्जेक्ट्स में आते हैं। कि एक्शन ऑन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर लाइज प्राइमरीली इन द डोमेन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है कि किस तरीके से वो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे मेंटेन करती है। सेम चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है, तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझा मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में ही रहा हूँ, तो चाहे हिंदी का बच्चा हो, चाहे इंग्लिश का बच्चा हो, मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिस चीज़ में भी प्रॉब्लम आती है मैं उसको भी रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट आता है फिलिंग अप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स अंडर द स्कीम फॉर स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक स्कीम चलाई गई स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर की इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड स्टेट्स। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि कहीं कहीं एरियाज़ इतने बैकवर्ड हैं कि वहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। फॉर एग्जांपल स्कूल के लिए बिल्डिंग नहीं है, हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग नहीं है ना, या हॉस्पिटल्स नहीं है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं है, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम भी चलाई, स्कीम फॉर स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्टेट्स में, खास करके यहाँ पर फोकस किया जाए और जहाँ पर जिस चीज़ की कमी है वहाँ पे वो बनाया जाए। नेक्स्ट है असिस्टेंस इन ट्रेनिंग ऑफ स्टेट पुलिस थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू स्टेट पुलिस को ट्रेनिंग दिलवाई गई कि जो स्टेट पुलिस है, क्योंकि स्टेट पुलिस जो आती है वो किसी स्टेट के अंदर आती है, और डिफेंस तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है पूरा, आर्मी नेवी एयरफोर्स जो आते हैं, तो उनके थ्रू ट्रेनिंग दी गई। क्योंकि नेवी आर्मी एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग है वो एज़ कंपेरिजन टू स्टेट पुलिस से एडवांस ही होगी, सिंपल सी बात है। तो उनको एडवांस ट्रेनिंग दिलवाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू उनको ट्रेनिंग भी दिलवाई गई। असिस्टेंस इन कम्युनिटी पुलिसिंग एंड सिविक एक्शन प्रोग्राम्स, यानी कि सामुदायिक पुलिसिंग और नागरिक कार्रवाई कार्यक्रमों में भी सहायता की गई है। नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान टू एड्रेस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एम्ड एट एलिमिनेटिंग द मीनेस इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम फ्रेम। तो एक पॉलिसी भी बनाई गई, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान टू एड्रेस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई है? हाँ, राष्ट्रीय नीति है, एक नेशनल पॉलिसी है जिसका एम ये था कि जो ये शॉर्टेस्ट टाइम, ये तो सब चीज़ का ये तो कॉमन सी बात है कि जो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम फ्रेम होगा उसके तहत हमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को समाप्त कर देना है। एंटी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी टू एनहेंस द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेज इन द नक्सल इन्फेस्टेड एरियाज। तो इसके तहत क्या किया गया कि डिप्लॉयमेंट किया गया, हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया सेंट्रल फोर्सेज का नक्सल इन्फेस्टेड एरियाज में, यानी जो जो एरिया में नक्सल लोग होते थे, नक्सलाइट्स होते थे, उन एरियाज़ में हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया जिससे उनकी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। नेक्स्ट कह रहा है क्या तरीके हैं कि हम भारत में नक्सलिज्म को ख़त्म कर सकें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या तरीके हैं जिससे नक्सलिज्म कम हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो आंसर को हमें पॉजिटिव नोट पे वहाँ पे होगा कि हम ऐसे देख रहे हैं कि इन फ्यूचर कि नक्सलिज्म ख़त्म हो जाएगा और सभी लोग मेन स्ट्रीम में जुड़ जाएंगे। तो वहाँ पे आपको जब आंसर पॉजिटिव नोट पे आप ख़त्म करेंगे तो हम क्या क्या आंसर में लिख सकते हैं अपने, वो आप देख सकते हैं कि पहले जो पॉइंट आता है गुड गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नेंस सही होगा तो वहाँ पे हम जो नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है वो बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो सकती है। द प्रेजेंस ऑफ नक्सल्स इन द कंट्री ऑल्सो रिवील्स द लूप होल्स इन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री, कि लॉ एंड ऑर्डर जो है देश का उसमें कुछ कमियां हैं, इसी वजह से नक्सलाइट्स हैं या नक्सलिज्म है। तो ये चीज़ ये दर्शाती है अगर हम इसको ख़त्म कर दें तो हमारी जो नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है ये भी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि जो लूप होल है लॉ एंड ऑर्डर में वो नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू इम्प्लीमेंट अ कोहेरेंट नेशनल स्ट्रेटजी टू एंड नक्सलिज्म। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि एक नेशनल स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि हम नक्सलिज्म ख़त्म करें। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इतना कह दें कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, पुलिसिंग की सिचुएशन तो स्टेट लिस्ट में आती है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, तो सिर्फ इतना कह के काम नहीं चलेगा। अगर आपको नक्सलिज्म की प्रॉब्लम से उभरना है तो एक राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बननी चाहिए जिससे कि पूरे देश के लेवल पे ये काम हो सके।
फिर बात आती है वार्ता की, यानी कि डायलॉग की। देखिए डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। डायलॉग बिटवीन द नक्सल लीडर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैन बी अ वे वर्कआउट अ सॉल्यूशन। यानी कि डायलॉग अगर होना चाहिए, यानी कि बातचीत होनी चाहिए किसके बीच में, नक्सल लीडर्स के बीच में और सरकारी ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में बात हो, जिससे कि सोल्यूशन निकल सके। हम ये पता करें कि उनकी डिमांड क्या है, उनको समझाने की कोशिश करें। ऑल्दो ये बात होती है, ये बात चलती होगी, गवर्नमेंट बात तो करती होगी, लेकिन हो सकता है कि उनकी मांग भी ऐसी होंगी कि जो गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, क्योंकि उनकी मांग बहुत अजीब सी हो सकती हैं। कि फॉर एग्जांपल वो कहने लगे, जैसे नागालैंड में डिमांड उठती है कि ग्रेटर नागालैंड बनाने की डिमांड उठती है कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, सेपरेट फ्लैग चाहिए, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं कर सकती। सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी अलाउ नहीं कर सकती। द गवर्नमेंट शुड इनिशिएट सिंसियर डायलॉग विद नेक्सलाइट्स। तो गवर्नमेंट जो है वो सिंसियर डायलॉग, यानी कि बहुत ही तरीके के साथ ईमानदारी से बातचीत उनको शुरू करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज वेजेस, कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पैदा हो उस एरिया में, और उनकी जो सैलरी है, उनकी जो वेजेस उनको जो मिलती है वहाँ के ट्राइबल लोगों को काम करने की, वो भी बढ़नी चाहिए। इनसिक्योर लाइवलीहुड एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एरियाज हैव लेफ्ट द पीपल विद नो ऑप्शन बट टू जॉइन द नक्सल्स। सिंपल सी बात है, अगर आदमी के पास काम नहीं होगा करने के लिए तो वो क्या करेगा, खाली तो रहेगा नहीं, वो कुछ गलत काम की तरफ जाएगा, गलत एक्टिविटीज़ की तरफ जाएगा, अगर उसको अपने परिवार को पालना है तो दैट्स वाई हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे लाइवलीहुड की सिक्योरिटी लोगों के पास होनी चाहिए, कि जिससे कि लोगों को उनका रोज़गार मिलता रहे, जिसमें कि एक जैसे मनरेगा की जो स्कीम है वो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है लोगों को कुछ समय तक का रोज़गार देने के लिए। मनरेगा एक बूंद की तरह है यहाँ पे, जो स्टार्ट की गई थी वे बैक इन 2005-06 में, तो काफ़ी अच्छी स्कीम है जो इसमें इम्प्लीमेंट की गई। तो ऐसे कई और स्कीम्स लाने की ज़रूरत है जिससे कि लोगों को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे, पूरे साल उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे, वे खाली ना रहें, और उनकी लाइवलीहुड का जो जरिया है वो रेगुलरली बना रहना चाहिए। If we are actually thinking of ways to end Naxalism, we will first have to provide the people of the area with proper employment opportunities with increased wages। तो अगर हम सोच रहे हैं कि हमें Naxalism ख़त्म करना है, तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेगी इंक्रीज्ड वेजेस के साथ। जिस तरह से इन्फ्लेशन की वजह से, मुद्रास्फीति की वजह से जो महंगाई बढ़ रही है, अगर उस हिसाब से उनको सैलरी या उनको उनकी वेजेस नहीं मिलेगी, तो जो नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज़ हैं या मोस्ट अफेक्टेड एरियाज़ हैं, ये कभी भी नक्सलिज्म से फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि नक्सलिज्म लोगों से है, लोगों से नक्सलिज्म है ना, नक्सलिज्म से लोग नहीं है। तो ध्यान रखना है कि लोग अगर सही हो गए तो नक्सलिज्म ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। लोगों को सही करने के लिए क्या चाहिए, लोगों को सही करने के लिए उनको बेटर फैसिलिटीज़ चाहिए, चाहे वो एजुकेशन से रिगार्डिंग हो, हेल्थ से रिगार्डिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, सैलरी हाइक हो, हर चीज़ अगर बेटर हो जाएगी तो लोग भी खुद बेटर हो जाएंगे और वह नक्सलिज्म का जो रास्ता है उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट आता है रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, यानी कि जिन लोगों को वहाँ से हटाया जाता है, माइनिंग वाले एरिया से हटाया जाता है, तो उनको तरीके से रिहैबिलिटेट, यानी कि उनको पुनर्वास, या रीसेटलमेंट यानी कि स्थानांतरण गमन, बड़ा टिपिकल वर्ड्स है हिंदी में, देख लेना, स्थानांतरण गमन, तो उनको ये भी करने की ज़रूरत है जिससे कि वो प्रॉपरली दूसरी जगह पे सेटल हो जाएं। तो माइनिंग ग्राउंड्स, इरिगेशन एरियाज, इंडस्ट्रीज इन द एरिया विदाउट एनी प्रोविजन फॉर द रीसेटलमेंट ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल हैज़ ओनली एडेड टू द वोज ऑफ द पुअर। यानी कि अगर आपने माइनिंग करनी शुरू कर दी, इरिगेशन के लिए कुछ एरिया ले लिया, इंडस्ट्रीज़ के लिए ले लिया, लेकिन अगर उसमें ये क्लॉज नहीं जोड़ा गया कि वहाँ से जो लोग डिस्प्लेस होंगे उनको आप रीसेटल करेंगे, तो इसके वजह से वहाँ पे लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, जो गरीब लोग हैं वहाँ पे उनकी दिक्कतें बढ़ेंगी। तो इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग वहाँ से हटेंगे उन लोगों को सेटल कहाँ किया जाएगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए। जिस भी माइनिंग कंपनी को, इंडस्ट्री को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर वहाँ पे काम करने के लिए अनुमति दी जाती है। देयर नीड्स टू बी मोर एम्फेसिस ऑन रिहैबिलिटेशन ऑफ दीज अफेक्टेड पॉपुलेशन। नेक्स्ट आता है प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर हम इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन जो वहाँ पे हो रहा है उसको रोक दें तो हमारा काम हो जाएगा, यानी कि नक्सलिज्म कम होगा। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्स ड्यू टू माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, तो लोकल्स जो हैं आर लेफ्ट विद डिस्ट्रक्टिव लाइफ्स एंड एडवर्सली अफेक्टेड टूरिज्म। देखिए बहुत सी जनसंख्या ऐसी होती है, बहुत सी पॉपुलेशन ऐसी होती है जो टूरिज़्म पे, लोकल टूरिज़्म पे डिपेंड रहती है, कि आसपास के जो लोग आते हैं घूमने के लिए उस जगह पे, लेकिन अगर वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ होंगी, इंडस्ट्रीज़ होगी, पोल्यूशन हो जाएगा, तो वो जो टूरिज़्म वाली प्लेस थी वो अपनी सिग्निफिकेंस खो देगी, तो वहाँ पे टूरिज़्म होना बंद हो जाएगा।
तो जिन लोगों का लाइवलीहुड उस टूरिज़्म के बेसिस पे चल रहा था, फिर लोग अपने आप को कैसे फील करेंगे, चीटेड फील करेंगे, और उनका टूरिज़्म के वजह से जो लाइवलीहुड चल रहा था वो सब खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्टॉप द पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन ऑफ वीकर सेक्शंस, यानी जो पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन है, कमज़ोर वर्गों के राजनीतिक हाशिए पर जाने को रोके। यानी कि जो गरीब लोग हैं वो पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं हो पाते, यानी कि वो एक सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज़ होते हैं और खुद इलेक्शंस में खड़े नहीं होते, ना ही खुद वो इतने एजुकेटेड होते या इतने समझदार होते कि वो पॉलिटिकली एक्टिव रह सकें। तो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, SC/STs स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम दी अपर क्लास। तो कुछ कुछ एरियाज़ में, हालांकि ये बहुत हद तक सही नहीं है, लेकिन कुछ कुछ एरियाज़ में अभी भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि जो अपर कास्ट के पीपल हैं वो SC/STs को लोअर कास्ट समझते हैं, जबकि ये भेदभाव कोई नहीं है। SC/ST और ये ठीक है, ये लिस्ट बनी हुई है, नाम है इसमें, लेकिन फिर भी लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि सब समान है और ये SC/ST जनरल OBC का सिस्टम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि दीज डाउन ट्रोडन सेक्शंस डोंट एंजॉय इक्वल पार्टिसिपेशन इन कास्टिंग एंड कॉन्टेस्टिंग पॉलिटिकली, मेकिंग देम सॉफ्ट टारगेट ऑफ नेक्सल्स। तो ये जो डाउन ट्रोडन सेक्शंस हैं, डाउन ट्रोडन का मतलब जो गरीब लोग हैं, ये डोंट एंजॉय इक्वल पार्टिसिपेशन। सिंपल सी बात है कि इनको इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं मिलता। जो रिच पीपल हैं वही इलेक्शंस में खड़े रहते हैं या वही पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं इन कास्टिंग एंड कंटेस्टिंग पॉलिटिकली, कि अगर इनको वोट डालना है या इलेक्शंस में खड़े होना है तो जो रईस लोग हैं वही हो पाते हैं, गरीब लोग नहीं हो पाते। इसलिए ये नक्सल्स के सॉफ्ट टारगेट होते हैं और नक्सल्स इनको अपनी बातों में बहुत ही ईजिली इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और ये नक्सल्स के साथ मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है रिमूव डिस्पैरिटी, यानी कि हमें जो असमानता है इन लोगों में, मतलब जो ट्राइबल लोग हैं और जो शहर के लोग हैं या गांव के भी लोग हैं जो थोड़े से रिच क्लास हैं, इनके बीच में जो असमानता है उसको दूर करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड द ग्रोइंग डिस्टेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, यानी कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी कि आर्थिक जो असमानता है, कि बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अमीर हैं, तो वो जो डिस्पैरिटी है उसको हमें दूर करना है। और जो रिच और पुअर यानी कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो जैसे बढ़ती जा रही है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दैट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ नक्सलिज्म। तो यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो नक्सलिज्म को ग्रो करने में हेल्प कर रही है। इसका एक एग्जांपल आप रिसेंटली देख सकते हैं कि जब कोरोना के वजह से, कोविड के वजह से लॉकडाउन हुआ, तो उस टाइम पे कई सारी कंपनीज़ के फॉर्च्यून्स बदले। बहुत सारी कंपनीज़ जब अभी आ रही हैं न्यूज़पेपर में आप पढ़ोगे, तो सभी कंपनीज़ ने, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, सभी कंपनीज़ ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनका हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ इन केस ऑफ लॉकडाउन। जबकि लोग कह रहे हैं कि जो छोटे बिजनेसमैन वाले लोग हैं या बहुत से और जो जिनका डेली का काम हुआ करता था, तो वे लोग बहुत गरीबी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस लॉकडाउन में। तो यानी कि जो गरीब है वो गरीब और होता जा रहा है और जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, यानी कि द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज़ वाइडनिंग, है ना। जिसको नैरो होना चाहिए गैप को, वो नैरो ना होकर क्या हो रहा है, वाइड हो रहा है। तो जिसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि रिच में और पुअर में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। इसको कम होने की ज़रूरत है, जबकि ये बढ़ता जा रहा है। दिस डिस्टेंस नीड्स टू बी फिल्ड टू एन एक्सटेंट हेस्टिली टू स्टॉप नक्सलिज्म, यानी कि इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है गरीबी और अमीर में, इसको कम होने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी ये कम हो जाएगा उतनी जल्दी हम नक्सलिज्म से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि लेट ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैव एक्सेस टू बेसिक रिसोर्सेज, यानी कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनको बेसिक रिसोर्सेज तक एक्सेस मिल सके, यानी कि वो वहाँ तक पहुँच सकें। वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर अनरेस्ट इज़ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड लैंड्स ऑफ द ट्राइबल पीपल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, कि इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए उनकी लैंड का, फॉरेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। द लॉस ऑफ लैंड एंड द लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि एजुकेशन, फ्रीडम, सैनिटेशन एंड फूड हैज़ टू बी फुलफिल्ड। जो ज़मीन का लॉस हुआ और जो बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं हैं, जैसे कि एजुकेशन हुई, फ्रीडम हुई, सैनिटेशन हुई, उसको पूरा करने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी इसको पूरा कर लिया जाएगा उतनी जल्दी अच्छा होगा। टेक स्टेप्स फॉर वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल्स, कि हमें कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि ट्राइबल लोगों का वेलफेयर कर सकें। देखिए, बार बार ट्राइबल लोग इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, क्योंकि नक्सलिज्म अगर आप देखेंगे, कभी आप रेड कॉरिडोर का मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये चीज़ उसी जगह पे, रेड कॉरिडोर जो है ये उसी जगह पे एप्लीकेबल है, ज़्यादातर उसी जगह पे ये इन्वेस्टेड कर रखा है उस एरिया को जहाँ पर मैक्सिमम ट्राइबल्स रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ पे भी ट्राइबल्स होंगे वहाँ ये खतरा है कि नक्सलिज्म वहाँ पे फैल सकता है, क्योंकि ट्राइबल लोग जो होते हैं, जो वो कम पढ़े लिखे हैं अभी और आर्थिक रूप से भी इतने मजबूत नहीं हैं।
इसलिए वे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं इनकी बातों में, जिसको कि हमें रोकना है, जिससे कि अगर गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस के थ्रू ट्राइबल्स को अपलिफ्ट कर देगी तो फिर ये प्रॉब्लम कोई भी होगी नहीं। सोशली बैकवर्ड ट्राइबल्स फॉर्म द मेजर सपोर्ट बेस फॉर नक्सलाइट्स, हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी की वजह से, इलिटरेसी की वजह से और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट दीज पीपल फ्रॉम फॉलिंग इन द नक्सल ट्रैप, यानी कि नक्सल के जाल में फंसने से हमें इन लोगों को बचाना है। यानी हमें का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट और जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं दोनों की बात आती है। नेक्स्ट आता है कि मॉडर्नाइज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, यानी कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिसिंग हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, उन सब को हमें मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। द मेजर पुलिसिंग लाइज इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये हमें पता चली गया है। और फेडरल लेवल पे देखा जाए, फेडरल लेवल का मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे कई सारी एजेंसीज़ हैं जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं, जो इस चीज़ पे ध्यान देती है। जैसे एग्जांपल मैंने एक आईबी बताया, तो आईबी एमएचए के अंडर आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट इनरोड्स इनटू दीज डिस्टर्ब्ड स्टेट्स विद देयर एजेंसीज वेल इक्विप्ड विद मॉडर्न आर्टिलरी, जिससे कि मॉडर्न आर्टिलरी मिले उन्हें, एंड असिस्ट द यूजुअली पुअरली इक्विप्ड एजेंसीज ऑफ द स्टेट। क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट के पास, ये तो देखो आपको पता ही होगा, जो पुलिस रिफॉर्म्स अगर आप देखेंगे, पुलिस रिफॉर्म्स में कई सारी कमीशन लगे हैं, कई सारे कमीशंस ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि जो एमिनेशन है, यानी कि जो हथियार हैं जो स्टेट पुलिस के पास होते हैं, वो अभी भी बहुत ज़्यादा पुराने हैं और बहुत मतलब इतने अच्छे नहीं हैं कि जो मॉडर्न हथियार जो नक्सलाइट्स के पास होते हैं उनको वो कॉम्पीट कर पाएँ। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको इतने अच्छे से इक्विप्ड कर दें कि वो हेल्प कर सकें स्टेट पुलिस की, और स्टेट पुलिस को भी इतने अच्छे से इक्विप करवा दो कि वो जो है नक्सलाइट्स का सामना कर सकें। नेक्स्ट आता है कि नीड ऑफ द आवर। तो अब ज़रूरत क्या है, समय की आवश्यकता क्या है? समय की आवश्यकता यही कहता है कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है नीड टू रिकॉग्नाइज दैट द मूवमेंट कैन नॉट बी अप्रोच्ड फ्रॉम अ प्योरली लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू। तो सिर्फ हमें इस अप्रोच से काम नहीं करना है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है वहाँ पे, तो हम एम्बुश करेंगे, उनके साथ लड़ाई करेंगे और काम करेंगे। अगर हम उस एरिया में डेवलपमेंट करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग जो नक्सलाइट्स ऑलरेडी हैं वो सरेंडर भी करेंगे, और सरेंडर करने के साथ साथ ये वाली जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म होने लगेगी। यानी हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है? हमें ध्यान देना है कि उस एरिया को कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप डेवलप कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ द पुअर एंड द ट्राइबल्स क्लियरली नीड टू बी स्पीडेड अप, यानी कि जो कंडीशंस हमें इम्प्रूव करनी है पुअर्स की और ट्राइबल्स की, उसको उस प्रोसेस को हमें तेज़ी से बढ़ाना है। इफ़ द मूवमेंट इज़ टू बी इफेक्टिवली चेक्ड, अगर हमें ये जो मूवमेंट चल रहा है नक्सलाइट्स का, अगर इस पर रोकथाम लगानी है तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्या हमारी जो प्रोसेस है पुअर्स को, ट्राइबल को, उनकी कंडीशंस को अपलिफ्ट करने का, क्या वो काम तेज़ी से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, यानी हमें दिल और दिमाग दोनों जीतने हैं उनके, एंड अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स विल लाई एट द कोर ऑफ द काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजी। तो काउंटर इंसर्जेंसी तो है नक्सलाइट्स के वजह से, तो अगर हमें उसको काउंटर करना है तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा अगर हम उनका दिल दिमाग जीत लेते हैं ट्राइबल्स का, तो ऑटोमेटिकली वो इस चीज़ से पीछे हट जाएंगे और एम्बुश की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डेवलपमेंट ऑफ रोड का अगर आप डेवलपमेंट करते हैं, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हैं, विल नॉट ओनली एनहेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी ही होगी वहाँ पे एंड डेवलपमेंट, बट विल ऑल्सो हेल्प इन काउंटरिंग माओइस्ट प्रोपेगेंडा। देखिए उस जगह पे आप सड़क बना देंगे, मोबाइल कनेक्टिविटी दे देंगे, रेल कनेक्टिविटी दे देंगे, तो जब अगर कोई भी जगह पे रेलवे के मैप पे आ जाती है तो उस एरिया का डेवलपमेंट अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो वो उस एरिया का डेवलपमेंट वापस होने लगेगा। और साथ ही साथ जो ये माओइस्ट प्रोपेगेंडा है या नक्सलिज्म का प्रोपेगेंडा है, ये भी अपने आप में काउंटर हो सकता है। नेक्स्ट आता है द इम्प्रूव्ड रोड कनेक्टिविटी will also have a multiplier effect on the effectiveness of the security forces in carrying out operations। यानी कि अगर हम रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर देंगे तो इसका बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, किसमें? सिक्योरिटी फोर्सेस को भी हेल्प मिलेगी ऑपरेशन करने में। यानी कि क्योंकि अगर बेटर रोड्स होंगी तो उनकी जो कनेक्टिविटी है या सिक्योरिटी फोर्सेस तक रीच है वो बहुत तेज़ी से हो पाएगी एज़ कंपेरिजन टू अगर वहाँ पर कहीं पर सड़क नहीं है तो। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स एंड ऑल्टरनेट लाइफ सपोर्ट सिस्टम टू दोज सरेंडर, और जो लोग सरेंडर करते हैं हमें उनको कुछ इंसेंटिव देने चाहिए और ऑल्टरनेट लाइफ सपोर्ट सिस्टम देना चाहिए। लाइफ सपोर्ट सिस्टम का मतलब हुआ कि उनको क्या वो रोज़गार कर सकते हैं, अगर वो मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहें, एक आम जो जनता जीती है अपनी ज़िंदगी जिस तरह से, अगर उसमें आना चाहें
तो हमें उनको कुछ काम करवाना होगा जिससे कि वो वापस से नेक्सलिज्म की दुनिया में ना जाए। चलिए नेक्स्ट कंक्लूजन, और आगे सल्वा जुदूम और रह गया है, तो ये नेक्स्ट कंक्लूजन कर लेते हैं। सल्वा जुदूम हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और सल्वा जुदूम के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो कंक्लूजन कह रहा है कि कंक्लूजन में हम देखें कि भी लास्ट में हम क्या कह सकते हैं, तो इसमें लास्ट में यही कह सकते हैं, थ्रू अ हॉलिस्टिक अप्रोच, एक हॉलिस्टिक अप्रोच से फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इंटरवेंशंस, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म प्रॉब्लम कैन बी सक्सेसफुली टैकल्ड। यानी कि होलिस्टिकली अप्रोच चाहिए हमें। एक तो इसमें सिविल सोसाइटी और मीडिया, सिविल सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, शुड बिल्ड प्रेशर ऑन द माओइस्ट, कि ये लोग प्रेशर बनाए माओइस्ट पे जिससे कि ये वायलेंस को छोड़ दें, मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करें, और रिकग्नाइज द फैक्ट दैट द सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायनेमिक्स और एस्पिरेशंस जो 21वीं शताब्दी भारत की हैं वो बहुत आगे हैं एज़ कंपेरिजन टू माओइस्ट का जो वर्ल्ड व्यू है। जो माओइस्ट चाहते हैं, नक्सलाइट्स चाहते हैं कि दुनिया ऐसी हो, उससे कई हद से बढ़कर जो 21वीं शताब्दी का भारत है उसका व्यू है। तो उनको ये समझना होगा कि मीडिया अपने प्रेशर डाले इन पे, सिविल सोसाइटी प्रेशर डाले, और नक्सलाइट्स को भी समझना होगा कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो बहुत पुरानी है, अब वो आगे एप्लीकेबल नहीं है। एन आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन वायलेंस, एक ऐसी जो विचारधारा है जो वायलेंस पे बेस्ड है, एनिहिलेशन पे बेस्ड है, इज़ डूम्ड टू फेल, उसको तो फेल होना ही होना है इन अ डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में, विच ऑफर्स लेजिटिमेट फॉरम्स ऑफ ग्रीवियंस रिडर्सल। भारत एज अ डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे ग्रीवियंस रिडर्सल फॉरम्स हैं जहाँ पे लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उनकी शिकायतों का समाधान भी होता है। तो अगर नक्सलाइट्स ये सोचते हैं कि जो वे सोचते हैं जिस तरह से वो कर रहे हैं इस तरह से भी सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, तो इस तरह से प्रॉब्लम का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। वो सिर्फ प्रॉब्लम को एग्रेवेट करेगा, प्रॉब्लम को बढ़ाएगा, प्रॉब्लम को कम नहीं करेगा कभी भी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंक्लूजन। तो अब नेक्स्ट आता है सल्वा जुदूम। सल्वा जुदूम हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और उसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगा। तो एक वीडियो और आएगी इस पर और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं डेली क्वेश्चंस दे रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक अपनी हेल्प कर सकते हैं खुद के लिए। तो जो क्वेश्चंस मैं वहाँ देता हूँ तो उसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसी वीडियो के या किसी भी वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए जो इस चैनल की वीडियोज़ हैं, जिससे कि मैं उनको रिव्यू कर सकूँ आपके आंसर को और कुछ इनपुट्स दे सकूँ कि आप उस आंसर में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखते रहिए। इसमें से नोट्स बना लीजिए, जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसके नोट्स बना लीजिए और अपने आंसर को बहुत अच्छे से फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।